हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम इस वीडियो में टॉर्ट लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर बात करेंगे जो है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का प्रिंसिपल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि किसी रॉन्गफुल एक्ट के बाद डिफेंडेंट की लायबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड की जा सकती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई इंसान अपने एक्शंस के हर रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फिर चाहे वो रिजल्ट कितना ही रिमोट क्यों ना हो। और यहीं पर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंसेप्ट काम में आता है। ये कोर्ट को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो डैमेज हुआ है वो डिफेंडेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए बहुत ज़्यादा रिमोट है या नहीं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज होता क्या है, इसको एसेस करने के लिए यूज होने वाले मेन लीगल टेस्ट्स क्या हैं और उन केस लॉज के बारे में जो इस डॉक्ट्राइन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है और टॉर्ट लॉ में इसका क्या रोल है। टॉर्ट लॉ में रिमोटनेस ऑफ डैमेज एक लीगल कंसेप्ट है जो ये डिसाइड करता है कि एक गलत काम के नतीजे के लिए लायबिलिटी कितनी दूर तक एक्सटेंड हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोर्ट्स की मदद करता है ये समझने में कि क्लेमनेंट को जो नुकसान हुआ है क्या वो डिफेंडेंट के एक्शन से इतना दूर है कि डिफेंडेंट को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब कोई गलत काम होता है तो कभी कभी एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाते हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि डिफेंडेंट्स को उन रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जो अनएक्सपेक्टेड या अनप्रिडिक्टेबल थे। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके कोर्ट्स डिफेंडेंट की लायबिलिटी को उन डैमेजेस तक सीमित करते हैं जो रॉन्गफुल एक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये एक बाउंड्री के रूप में काम करता है जिससे डिफेंडेंट को उन एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता जो रॉन्गफुल एक्ट से बहुत ज्यादा रिमोट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है फोर्सिएबिलिटी, यानी क्या क्लेमनेंट को जो नुकसान हुआ वो डिफेंडेंट के एक्शंस का एक रीजनेबल और प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस था। यानी अगर ये डैमेजेस एंटीसिपेट किए जा सकते थे तो डिफेंडेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर ये हार्म बिल्कुल अनफोर्सिएबल थे तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो डैमेज डिफेंडेंट की लायबिलिटी के दायरे से बाहर हैं। तो बिल्कुल आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज लॉ को एक लाइन ड्रॉ करने में मदद करता है कि डिफेंडेंट किस कॉन्सिक्वेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और किस कॉन्सिक्वेंस को रिमोट या अनएक्सपेक्टेड मान के लायबिलिटी से छूट दी जा सकती है। चलिए अब ये देखते हैं कि कोर्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि एक रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंस से हुए डैमेजेस इतने रिमोट हैं कि डिफेंडेंट को उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। विद टाइम कोर्ट ने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को एसेस करने के लिए दो मेन लीगल टेस्ट्स का यूज किया, फोर्सिएबिलिटी टेस्ट और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। तो पहला और आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टेस्ट है फोर्सिएबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में यह देखा जाता है कि क्लेमनेंट को जो नुकसान हुआ क्या वो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट का एक रीजनेबली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस था, और अगर हार्म फोर्सिएबल था तो डिफेंडेंट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक लैंडमार्क केस जिसने इस टेस्ट को एस्टेब्लिश किया वो है दी वैगन माउंट केस। इस केस में हुआ ये कि एक शिप जो सिडनी हार्बर में थी
उससे ऑयल लीक हुआ, जिसने बाद में फायर कैच कर ली और उससे काफी नुकसान हुआ। कोर्ट ने इस केस में ये फैसला दिया कि डिफेंडेंट को ये फोरसी करना मुश्किल था कि ये ऑयल आग पकड़ सकता है, इसीलिए आग के कारण हुए नुकसान को काफी रिमोट माना गया। इस केस ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया कि डिफेंडेंट्स तभी लायबल होते हैं जब डैमेज उनकी नेग्लिजेंस के समय फोर्सी किया जा सकता हो। ये अप्रोच लाइबिलिटी को सिर्फ फोर्सिएबल हार्म तक सीमित कर कर फेयरनेस को एनकरेज करती है। दूसरा टेस्ट है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। फोर्सिएबिलिटी टेस्ट के आने से पहले कोर्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट का ही यूज करते थे। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग डिफेंडेंट्स उनके रॉन्गफुल एक्ट से डायरेक्टली होने वाले सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होते थे, फिर चाहे वो फोर्सिएबल हो या ना हो। इस टेस्ट का एक लीडिंग केस था री पॉलिमिस। इस केस में एक वर्कर ने एक प्लैंक गिरा दिया, जिसके कारण एक वेयर हाउस में एक्सप्लोजन हो गया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि डिफेंडेंट सभी डैमेजेस के लिए लायबल है। कोर्ट ने यह कहा कि बेशक एक्सप्लोजन फोर्सिएबल नहीं था, लेकिन क्योंकि एक्सप्लोजन एक डायरेक्ट रिजल्ट था डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट का, इसलिए डैमेजेस को टू रिमोट नहीं माना गया। लेकिन विद टाइम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट को काफी ब्रॉड माना गया, जिसमें डिफेंडेंट्स को अनफोर्सीन और इम्प्रॉबेबल डैमेजेस के लिए भी लायबल ठहराया जा सकता था। और इसी वजह से दी वैगन माउंट केस के बाद इस टेस्ट को फोर्सिएबिलिटी टेस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। और क्योंकि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में डिफेंडेंट को उनके एक्शंस के सभी डायरेक्ट रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, इसीलिए कोर्ट्स फोर्सिएबिलिटी को प्रायोरिटाइज करने लगे और ये एक फेयर और प्रेडिक्टेबल तरीका माना गया लायबिलिटी को एसेस करने के लिए। आज के प्रेजेंट टाइम में फोर्सिएबिलिटी टेस्ट एक डोमिनेंट अप्रोच है जो ये इंश्योर करता है कि डिफेंडेंट को उन डैमेजेस के लिए लायबल ना ठहराया जाए जो उनके लिए रीजनेबली प्रिडिक्टेबल नहीं थे। तो अब जब हमने फोर्सिएबिलिटी टेस्ट और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट के बारे में समझ लिया है, तो चलिए इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं और ये समझते हैं कि कोर्ट ने डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस से फोर्सिएबिलिटी की तरफ शिफ्ट क्यों किया। फोर्सिएबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी सिर्फ उन कॉन्सिक्वेंसेस तक लिमिटेड होती है जो डिफेंडेंट अपने रॉन्गफुल एक्ट के टाइम पर रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकता था। ये अप्रोच प्रिडिक्टेबिलिटी और फेयरनेस पर फोकस करती है, इस बात को इंश्योर करते हुए कि डिफेंडेंट को ऐसे डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए जो पूरी तरह से अनफोर्सीन थे। दी वैगन माउंट केस के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया ये टेस्ट एक बैलेंस क्रिएट करता है, जहां एक तरफ विक्टिम को उनके फोर्सी होने वाले डैमेजेस के लिए कंपनसेशन मिलता है और दूसरी तरफ डिफेंडेंट्स को उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है जो वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते। समय के साथ कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट हाईली अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के लिए भी अनफेयर लायबिलिटी इंपोज कर सकता है। फोर्सिएबिलिटी टेस्ट पर शिफ्ट करने से ये इंश्योर हुआ कि डिफेंडेंट सिर्फ उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल हों जो रीजनेबली एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टेस्ट ब्रॉडर लायबिलिटी अलाउ करता था और इसीलिए हार्श आउटकम देता था, जिसमें डिफेंडेंट को ऐसे डैमेज के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाता था जो उनके एक्शन से काफी रिमोट थे। फोर्सिएबिलिटी टेस्ट ने
लायबिलिटी को प्रिडिक्ट करने लायक कॉन्सिक्वेंसेस तक सीमित कर दिया और ये फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है और इसीलिए आज के समय में रिमोटनेस ऑफ डैमेज को एसेस करने के लिए ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो चलिए अब कुछ रियल लाइफ केसेस देखते हैं जो ये दिखाते हैं कि कोर्ट्स इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करते हैं। ये केसेस हमें ये समझने में मदद करेंगे कि लॉ कैसे डिसाइड करता है कि एक डैमेज डिफेंडेंट को लायबल ठहराने के लिए काफी क्लोज है या नहीं। सबसे पहला केस है दी वैगन माउंट केस। ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें डिफेंडेंट के शिप से सिडनी हार्बर में ऑयल लीक हो गया था और बाद में वेल्डिंग के काम के दौरान एक स्पार्क से ऑयल इग्नाइट हो गया और शिप्स और प्रॉपर्टी को सीवियर डैमेज हुआ। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि फायर के कारण हुआ डैमेज काफी रिमोट था क्योंकि ऑयल के इग्नाइट होने की संभावना रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं थी। इस केस ने फोर्सिएबिलिटी टेस्ट को रिमोटनेस ऑफ डैमेज एसेस करने के स्टैंडर्ड के रूप में एस्टैब्लिश किया। भले ही ऑयल स्पिल से डैमेज हुआ हो लेकिन फायर एक फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था, इसलिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। अगला इंपॉर्टेंट केस है स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये केस रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के कंटेक्स्ट में थिन स्कल रूल को इंट्रोड्यूस करता है। इस केस में क्लेमनेंट के हस्बैंड जो पहले से कैंसर के लिए ससेप्टेबल थे, उनको फैक्ट्री में काम करते वक्त लिप्स पर बर्न होता है। ये बर्न कैंसर को ट्रिगर करता है और उनकी डेथ हो जाती है। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि डिफेंडेंट लायबल है, भले ही कैंसर का होना फोर्सिएबल नहीं था। थिन स्कल रूल का मतलब है कि आप विक्टिम को उस कंडीशन में एक्सेप्ट करते हैं जिसमें वो हैं। अगर इनिशियल इंजरी फोर्सिएबल है तो डिफेंडेंट उसके सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा, फिर चाहे वो कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपेक्ट किए गए से ज्यादा सीवियर क्यों ना हो। अगला केस है ह्यूग्स वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का। इस केस में दो लड़के एक मैनहोल साइट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहां वर्कर्स ऑयल लैंप्स को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, जिनमें से एक लैंप गिर जाता है और एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से एक लड़के को इंजरीज आती हैं। कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि डैमेज रिमोट नहीं था क्योंकि हार्म का टाइप यानी बर्न इंजरीज फोर्सिएबल था, चाहे हार्म होने का एग्जैक्ट तरीका यानी एक्सप्लोजन प्रिडिक्ट नहीं किया गया हो। ये केस इस बात पर एम्फसाइज करता है कि डैमेज का टाइप फोर्सिएबल होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म बेशक फोर्सिएबल ना हो। अगला इंपॉर्टेंट केस है डाउटी वर्सेस टर्नर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इस केस में एक एम्प्लॉय से गलती से एस्बेटोस का कवर मॉर्टन लिक्विड में गिर जाता है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड इरप्शन होता है और काफी इंजरीज पहुंचती हैं। कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि डैमेजेस काफी रिमोट थे क्योंकि एस्बेटोस के वेट में गिरने से इरप्शन होने का कॉन्सिक्वेंस फोर्सिएबल नहीं था। इस केस में फोर्सिएबिलिटी टेस्ट ने लायबिलिटी को लिमिट किया क्योंकि जो हार्म हुआ यानी इरप्शन वो डिफेंडेंट के लिए प्रिडिक्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से डैमेज को काफी रिमोट माना गया। ये सभी केसेस ये दिखाते हैं कि कोर्ट कैसे फोर्सिएबिलिटी और हार्म के नेचर पर फोकस करके फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक बैलेंस क्रिएट करती है। वैसे तो ये डॉक्ट्राइन
लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस भी हैं जो इस प्रिंसिपल को एडजस्ट करते हैं, फेयरनेस को इंश्योर करते हैं और स्पेसिफिक सिचुएशंस में लायबिलिटी को एक्सपेंड या लिमिट करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है थिन स्कल रूल। टेक योर विक्टिम एज यू फाइंड देम। इस रूल के मुताबिक अगर इनिशियल इंजरी फोर्सिएबल है तो डिफेंडेंट फुल एक्सटेंट ऑफ डैमेज के लिए लायबल होगा, फिर बेशक विक्टिम की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के कारण हार्म ज्यादा सीवियर हो गया हो, जैसा कि अभी हमने केस लॉज पढ़ते टाइम स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन केस में पढ़ा था, जिसमें कोर्ट ने डिफेंडेंट को विक्टिम के कैंसर से डेथ के लिए लायबल ठहराया था, भले ही ये फोर्सिएबल नहीं था कि बर्न इंजरीज इतनी सीरियस कंडीशन में बदल जाएंगी। थिन स्कल रूल ये इंश्योर करता है कि डिफेंडेंट्स विक्टिम की वनरेबिलिटी के बावजूद पूरे डैमेज के लिए अकाउंटेबल रहें। अगला एक्सेप्शन है नोवस एक्टस इंटरवेनियंस, यानी इंटरवीनिंग एक्ट्स। इस प्रिंसिपल के तहत अगर एक थर्ड पार्टी या फिर क्लेमनेंट का खुद का इंडिपेंडेंट एक्ट कॉशन चेन को तोड़ देता है तो डिफेंडेंट फर्दर डैमेज के लिए लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेंडेंट एक इंजरी कॉज करे और एक थर्ड पार्टी अनफोर्सीन वे में इंटरवीन करके एक्स्ट्रा हार्म कर दे, तो डिफेंडेंट उस एक्स्ट्रा हार्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां उस थर्ड पार्टी ने एक इंटरवीनिंग एक्ट करके कॉशन चेन को ब्रेक कर दिया है। और इस डॉक्ट्राइन का थर्ड एक्सेप्शन है अनफोर्सिएबल विक्टिम्स। कुछ केसेस में अगर हार्म होने वाला व्यक्ति फोर्सिएबिलिटी की रेंज में नहीं है तो कोर्ट डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराएगा, यानी अगर डिफेंडेंट ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि उसके एक्शन से किसी स्पेसिफिक पर्सन को हार्म होगा तो ऐसी सिचुएशन में लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी। इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कॉरपोरेशन का केस। एक ट्रेन एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस से एक्सप्लोजन हुआ, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एक दूर खड़ी महिला को इंजरीज आई। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ये हार्म काफी रिमोट था, क्योंकि वो लेडी एक अनफोर्सिएबल विक्टिम थी और डिफेंडेंट ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि उसके एक्शंस की वजह से उस दूर खड़ी महिला पर कोई असर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज लायबिलिटी को लिमिट करता है, लेकिन एक्सेप्शंस जैसे थिन स्कल रूल डिफेंडेंट्स को फुल एक्सटेंट ऑफ हार्म के लिए लायबल बनाता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरवीनिंग एक्ट्स और अनफोर्सिएबल विक्टिम्स लायबिलिटी को लिमिट करते हैं और डिफेंडेंट को उनके कंट्रोल से बाहर के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने से बचाते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि आज के लीगल सिस्टम में रिमोटनेस ऑफ डैमेज का डॉक्ट्राइन इतना क्रूशियल क्यों है। मॉडर्न टॉर्ट लॉ में ये डॉक्ट्राइन फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, ताकि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए प्रॉपरली लायबल हो सकें। ये डॉक्ट्राइन लायबिलिटी को लिमिट करने में फेयरनेस बनाए रखता है और डिफेंडेंट्स को अनफेयरली बर्डन होने से बचाता है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस से बहुत दूर या अनप्रिडिक्टेबल हैं तो ये लायबिलिटी इम्पोज नहीं करता। फोर्सिएबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करके कोर्ट एक रीजनेबल लाइन ड्रॉ करती है, जिससे लायबिलिटी सिर्फ उन डैमेजेस तक लिमिटेड होती है जो रॉन्गफुल एक्ट से लॉजिकली कनेक्टेड हों। ये लिमिटेशन
उन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो लीगल आउटकम में प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। ये उन्हें ये समझने की ईज प्रोवाइड करता है कि अगर उनके एक्शन के रिजल्ट हाईली इम्प्रोबेबल या अनफोर्सिएबल हों तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे। ये डॉक्ट्राइन आज के प्रेजेंट टाइम्स में विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि विक्टिम्स को उन हार्म्स के लिए कंपनसेट किया जाए जो रीजनेबली फोर्सिएबल हैं। डिफेंडेंट्स को उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल ठहराकर जो वो एंटीसिपेट कर सकते थे। लॉ ये मेक श्योर करता है कि विक्टिम्स को डैमेज के लिए रिकोर्स मिले। आज के प्रेजेंट टाइम्स में ये डॉक्ट्राइन पर्सनल इंजरी के केसेस से लेकर कमर्शियल डिस्प्यूट्स तक हर फील्ड में लागू होता है। फिर चाहे बात एक वर्कप्लेस एक्सीडेंट की हो, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की हो या एक एनवायरमेंटल स्पिल की हो, ये प्रिंसिपल फोर्सिएबल आउटकम पर फोकस करके लायबिलिटी को मैनेजेबल बनाता है, जिससे कोर्ट्स फेयर और रीजनेबल जजमेंट्स डिलीवर कर सकें। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज लॉ ऑफ टॉर्ट का एक फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है जो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबिलिटी कितनी दूर तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल लीगल सिस्टम में फेयरनेस इंश्योर करता है। ये डिफेंडेंट्स को उन एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है जो फोर्सिएबल हैं और साथ ही ये उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबिलिटी को लिमिट करता है जो बहुत रिमोट या इम्प्रोबेबल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और लीगल प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे।